नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास की पॉलिटी का 4th चैप्टर एग्जीक्यूटिव, जिसका मतलब है कार्यपालिका। तो इस चैप्टर के 5 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और ये पार्ट 6 है जो कि इस चैप्टर का फाइनल पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस फाइनल पार्ट में, जो कि 4th चैप्टर का फाइनल पार्ट है, इसमें हमें किन टॉपिक्स को कवर करना है। आज हम फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी कि स्थायी कार्यकारी या फिर स्थायी कार्यपालिका। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, कि कार्यपालिका 3 महत्वपूर्ण बॉडीज या फिर अंगों से मिलकर के बनती है, जो कि है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद, और उसके बाद आती है नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जिसे आप हिंदी में नौकरशाही कहेंगे। इन्हें सिविल सर्वेंट्स भी कहते हैं, इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसके लिए और भी तमाम दूसरे शब्द अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ मेजर वर्ड्स यही हैं। तो आइए देखते हैं कि होती क्या है ये ब्यूरोक्रेसी और इसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी को समझने के लिए हमारे सामने जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि मंत्री जो होते हैं, हमारी जो काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की, वो जो निर्णय लेते हैं, वो जो फैसले लेते हैं, उनको लागू कौन करता है, क्रियान्वित कौन करता है। जब हम ये बात करते हैं कि उनको लागू या क्रियान्वित कौन करता है, तो वहाँ पे जो जवाब निकल के आता है वो आता है प्रशासन, यानी कि ब्यूरोक्रेसी मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, वही लिए गए फैसलों को, जो फैसले सरकार ले रही है यानी कि शासन ले रहा है, उनको लागू करती है। यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि पॉलिटिकल साइंस में हम दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है शासन यानी कि रूलर, जिसे शासक भी कहते हैं, और दूसरा है प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो शासन और प्रशासन ये दो अलग अलग चीजें हैं। शासन का सीधे शब्दों में जो आसान मतलब है वो निकल के आता है गवर्नमेंट, यानी कि रूलर या फिर सरकार, और जो प्रशासन है वो है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नौकरशाही, उसको प्रशासन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन एक और यहाँ पे निकल के आता है कि शासन और प्रशासन में मेजर डिफरेंस क्या है और बेसिक डिफरेंस क्या है। जो मेजर और बेसिक डिफरेंस है, जो इनको बिल्कुल अलग करता है, वो ये है कि जो शासन है यानी कि जो सरकार है, वो नियमों को बनाती है, फैसले लेती है, और जो प्रशासन है वो उन नियमों को और फैसलों को जमीनी स्तर पर, लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंट करता है, क्रियान्वित करता है, लागू करता है। तो प्रशासन का मेन काम क्या है? शासन द्वारा लिए गए निर्णयों को, फैसलों को और बनाए गए कायदे कानूनों को जमीनी स्तर पर पहुंचाना, लागू करना। प्रशासन जो है वो एक बहुत बड़ी बॉडी होती है। प्रशासन में अलग अलग तरह के पोजीशंस और पोस्ट आते हैं, लेकिन जो प्रशासन की मशीनरी है, ये जो पूरा सिस्टम है प्रशासन का, इनको सैन्य सेवाओं से अलग रखा जाता है, और सैन्य सेवा के अंदर भी कई बार प्रशासन वर्ड का यूज होता है। तो सैन्य सेवा यानी कि जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उससे इनको अलग करने के लिए, इनके लिए जो एक अलग शब्द यूज किया जाता है प्रशासन के लिए, वो है सिविल सर्विस, यानी कि सिविल सर्वेंट्स या फिर सिविल सर्विस, जिसे आप हिंदी में भी बेसिकली सिविल सेवा या सिविल सर्वेंट ही कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे सिविल सर्विसेज। और ये वर्ड यूज होता है प्रशासन के लिए यानी कि ब्यूरोक्रेसी के लिए। हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि ब्यूरोक्रेसी के लिए अलग अलग शब्द हैं। इसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा था कि कार्यपालिका दो तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी, परमानेंट एंड टेम्परेरी। तो जो शासन है यानी कि जो सरकार है, वो जो है, गवर्नमेंट जो है, वो टेम्परेरी कार्यपालिका है, अस्थायी कार्यपालिका है, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाती है या फिर स्थायी कार्यपालिका कहलाती है। क्यों कहलाती है, उसके पीछे के जो रीजंस थे वो भी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग के पार्ट्स में समझ लिया था, बट अभी हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ये जो प्रशासन होता है, ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये प्रशिक्षित और कुशल अधिकारी हैं, यानी कि ट्रेन्ड हैं और स्किल्ड हैं। एक प्रॉपर ट्रेनिंग से और एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके ये प्रशासन का हिस्सा बनते हैं, और ये गवर्नमेंट के
परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं। गवर्नमेंट के अंदर जो मंत्री होते हैं, जो एमएलए एमपीज होते हैं, वो तो टेम्पररी होते हैं, वो सरकार का हिस्सा है, शासन का हिस्सा है, हर 5 साल पे चुने जाते हैं। लेकिन ये जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं, ये स्थायी कर्मचारी होते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट रहे या ना रहे ये काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ नीतियां जो बनाई जाती हैं सरकार द्वारा, उन नीतियों को लागू करने में इनकी सबसे अहम भूमिका होती है। जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाई जाती हैं और बनाने में ये मदद भी करते हैं, यानी कि शासन को हेल्प भी करते हैं वो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाने में, और उनको इम्प्लीमेंट करना इनका मेन काम होता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि हम देखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट चलाते हैं। और जो प्रशासन होता है वो नियंत्रित तो होता सॉरी वो इलेक्टेड नहीं होता है, वो चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अपॉइंट करने का एक पूरा प्रॉपर तरीका है, उन्हें एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। उस प्रोसेस को फॉलो करके वो अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि प्रशासन के रूप में कार्य करने के लिए वो फिर एलिजिबल होते हैं। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, जो कि बहुत जटिल प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और ये जो प्रशासन होता है, ये शासन के नियंत्रण में काम करता है, यानी कि गवर्नमेंट का इनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह करके काम करते हैं, गवर्नमेंट की देखरेख में काम करते हैं। ये अपनी मर्जी से काम नहीं करते हैं, ये अपनी मर्जी से अपनी व्यवस्था या फिर नीतियों को, नियमों को लागू नहीं करते हैं, अपना सिस्टम अपनी मर्जी से नहीं चलाते हैं। इनको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट के साथ रह करके काम करना पड़ता है, इवन गवर्नमेंट के अंडर रह करके काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट की देख रेख में ही ये अपने सारे फैसले लेते हैं और सारे काम करते हैं। इसके साथ ही जो प्रशासन है भारत के अंदर, हमें क्या देखने को मिलता है, एक भारत के अंदर एक पेशेवर प्रशासनिक मशीनरी, यानी कि एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किया था। और ये जो मशीनरी है, ये जो सिस्टम है, ये अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। जो प्रशासन की व्यवस्था है, जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से इंडिया में चलता आ रहा है। ये जो पोजीशंस होती हैं, ये जो अधिकारी होते हैं, इनकी जो पोजीशंस होती हैं, ये ब्रिटिशर्स के समय से हैं। बाद में इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्ट किया गया, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए जो कि आज़ाद भारत के हिसाब से थे और आज़ाद भारत के लिए ज़रूरी थे। अब ये जो मशीनरी होती है, यही इन अधिकारियों को चुनती है, पूरा प्रोसेस फॉलो करवाती है और उन्हें प्रशासन का हिस्सा बनाती है। लेकिन ये जो मशीनरी है, ये राजनीतिक रूप से जवाबदेह होती है, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, जो इन प्रशासनिक सिविल सर्वेंट्स को चुनता है, इनको काम पे लगाता है, इनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, टास्क देता है, ये पूरी तरह से पॉलिटिकली एक तरीके से देखा जाए तो अकाउंटेबल होते हैं पॉलिटिक्स के, यानी कि शासन के लिए जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत क्या होता है, ठीक इसके ऑपोजिट क्या होता है कि जो नौकरशाही होती है, यानी कि इनके जो अधिकारी होते हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो पॉलिटिक्स को लेकर के न्यूट्रल रहें। वो पॉलिटिक्स के लिए तो काम कर रहे हैं, वो शासन के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के कहने पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये उम्मीद की जाती है, उनको एक तरीके से ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लोगों को राजनीति से एक तरीके से प्रभावित नहीं होना है, किसी राजनेता से प्रभावित नहीं होना है, आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, राजनीतिक रूप से आपको तटस्थ रहना है। उनसे ये उम्मीद की जाती है। पर जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वो काम तो सरकार के लिए ही कर रहे हैं। तो जाने अनजाने में कई बार ऐसा होता भी है कि बहुत से सिविल सर्वेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जो डायरेक्टली तो आपको नहीं कहेंगे, बट हाँ इनडायरेक्टली वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल लीडर से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो ये हमारा सिस्टम है पूरा प्रशासन का, हमने देखा कि ये कंट्रोल किससे हो रही है, शासन से, यानी कि सरकार से। सरकार का हिस्सा पार्लियामेंट भी है, तो पार्लियामेंट भी डायरेक्टली वैसे तो देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री और जो उनका मंत्री परिषद है वो इनको कंट्रोल करता है, लेकिन इनडायरेक्टली कई मौक़ों पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो विधायिका है, देश की जो संसद है, वो भी इनको एक तरीके से कंट्रोल करती है और इनके ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखती है। अब ये जो नौकरशाही की पूरी व्यवस्था है, यही इंडिया के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती है। सरकार के रहने ना रहने पर ये काम करते रहते हैं और
इनका मेन काम होता है सरकार द्वारा यानी शासन द्वारा बनाए गए नीति, नियमों, कानूनों को, पॉलिसीज को जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ताकि उसका फायदा सभी लोगों तक पहुंचे। इंडियन ब्यूरोक्रेसी में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट और बहुत ही ज़्यादा पेचीदा एक सिस्टम है, जिसको समझना लगभग बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इसके अंदर अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग सेवाएं आती हैं, जिसको हम कह सकते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्य सेवाएं यानी कि स्टेट सर्विसेज, एम्प्लॉयज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, जो अलग अलग राज्यों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर भी इनकी पोजीशंस होती हैं। और इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि पब्लिक डोमेन में, पब्लिक सेक्टर में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी काम हो रहे हैं, जो भी अलग अलग एक तरीके से देखा जाए तो मैनेजरियल या फिर टेक्निकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, काम हो रहा है, उनको प्रबंध करने का, उनका प्रबंधन करने का यानी उनको मैनेज करने का जो काम है वो इनमें शामिल होता है। और वो सब कर्मचारी जो इन सेवाओं में काम कर रहे होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं। तो सिविल सर्वेंट्स को यानी कि ब्यूरोक्रेसी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी किया जाता है, उसको हम अभी आगे समझेंगे कि किस तरह से होते हैं ये अलग अलग इनके डोमेन्स। 4, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनको लगता था कि भाई जो हमारी नौकरशाही होगी, जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन ब्यूरोक्रेट्स अपनी पोजीशन पर लंबे समय तक बने रहते हैं, वो जनता के बीच रह करके डायरेक्टली काम करते हैं। बेसिकली ये देखा जाए कि एक पॉलिटिकल लीडर जो जनता से इलेक्ट होकर के आया है, जितना ज़्यादा वो जनता के बीच नहीं रहता है, जनता के साथ काम नहीं करता है, उससे ज़्यादा जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम करते हैं। वो जनता के उतने ज़्यादा नज़दीक रहते हैं जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स भी नहीं रहते हैं, मिनिस्टर्स भी नहीं रहते हैं, एमएलए और एमपीज भी नहीं रहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये चाहते थे कि जो सिविल सेवाएं हैं या फिर जो नौकरशाही है, उसके जो मेंबर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, नौकरशाही का हिस्सा बन रहे हैं, प्रशासन का हिस्सा बन रहे हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनका जब चुनाव होना, जब उनको चुना जाए कि भैया आप प्रशासन का हिस्सा हैं, तो वो जो सिस्टम हो उनको चूज करने का, चयन करने का उनका, वो योग्यता के ऊपर आधारित हो, उनकी एलिजिबिलिटी पर बेस्ड हो, ना कि उसका आधार कुछ और हो। और साथ ही साथ वो सारा सिस्टम बहुत ज़्यादा निष्पक्ष हो, बायस ना हो। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, रिलीजन या कम्युनिटी को लेकर के बायस ना हो, निष्पक्ष हो, ताकि देश की सभी कम्युनिटीज़ के लोग, सभी रिलीजन के लोग, सभी कास्ट के लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकें, अपनी कम्युनिटी और देश के लिए काम कर सकें। इसके साथ ही जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनके लिए जो मशीनरी बनाई गई है, जो सिस्टम बनाया गया है, जो इनकी देख रेख करता है, जो इनको चुनता है, उसको हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। संविधान के अंदर इसका प्रोविजन किया गया है कि इन सिविल सर्वेंट्स को बनाने के लिए, चुनने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासन की जिम्मेदारी देने के लिए एक संस्था होगी, जो होगी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बनाई गई और यही इन सारी चीज़ों की देखरेख करती है। ये आयोग जो है ये भारत सरकार के लिए यानी गवर्नमेंट के लिए काम करता है और गवर्नमेंट के लिए सिविल सर्वेंट्स की भर्ती करता है। भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उनको जॉब में लाने की, रिक्रूट करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको मैनेज करता है, उसको चलाता है। और इसके साथ साथ जो लोक सेवा आयोग है वो राज्यों के लिए भी होते हैं अलग से। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी जिसे हम कहते हैं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है। वो जो अधिकारी चुनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है, लेकिन जो अलग अलग सरकार, राज्य सरकारें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी अपनी सर्विस कमीशन होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जिसे हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहेंगे। और शॉर्ट फॉर्म में, आम बोलचाल की भाषा में, उसको स्टेट पीसीएस कहा जाता है। स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये दो तरह की सेवाएं होती हैं और दोनों ही तरह की सेवाओं में अलग अलग तरह के अधिकारी, अलग अलग रैंक और अलग अलग लेवल के अधिकारी चुने जाते हैं। चुनने की एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसका संचालन और निर्णय, जो मैनेज करने का काम है, वो यही कमीशंस करते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो। अब ये जो लोक सेवा आयोग है, जो यूपीएससी है,
उसके अंदर एक निश्चित अवधि के लिए एक सदस्य यानी कि एक जो इनका हेड है वो अपॉइंट किया जाता है, जो यूपीएससी की देखरेख करता है, यूपीएससी को चलाता है। और यूपीएससी का जो अधिकारी होता है, जो यूपीएससी का बेसिकली हेड होता है, या फिर जो यूपीएससी के क्या बोलेंगे हम उनको, जो कर्मचारी हैं जो यूपीएससी में काम कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में, उनका निष्कासन या निलंबन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई गहन जांच के अधीन है। यानी उनको डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते, चाहे वो यूपीएससी का मेंबर है या फिर वो यूपीएससी की परीक्षा पास करके बनने वाला अधिकारी हो, उनको आप डायरेक्टली हटा नहीं सकते। यही रीज़न है कि इनको परमानेंट कहा जाता है, कि वो एक बार अपनी पोजीशन पर, अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो लंबे समय के लिए बैठते हैं, सिर्फ रिटायर होते हैं। ठीक है, उनको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। निष्कासन या निलंबन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के अधीन आता है। यानी कि जब तक उसके ऊपर अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया भी जा रहा है तो उसकी प्रॉपर जांच होती है, एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसके अंदर कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है कि उस इंडिविजुअल को जिसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट की गई है उसको उसकी पोजीशन से रिमूव किया जाएगा या सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि रिमूवल बहुत ही रेयर केसेस में देखा जाता है। ठीक है, 1% चांस होता है कि किसी अधिकारी को, जो कि ब्यूरोक्रेट का हिस्सा है, प्रशासन का हिस्सा है, उसको रिमूव किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। हाँ, उसको उसकी पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, और पद से हट करके वो किसी दूसरे पद पर बैठ जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने लगेगा। सस्पेंड किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, प्रमोशन के बजाय उसका डिमोशन किया जा सकता है, लेकिन उसको उसकी कुर्सी से यानी उसकी जॉब से पूरी तरह से टर्मिनेट करना नामुमकिन है। इसलिए जो स्थायी कार्यपालिका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यही रीज़न है कि इसको स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। अब क्योंकि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, संविधान ने उसको बनाया है, संविधान में उसके बारे में लिखा गया है, संविधान का एक प्रोविजन है, प्रॉपरली एक आर्टिकल में इसके बारे में लिखा गया है। तो यही रीज़न है कि यूपीएससी या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम कहते हैं, या फिर जो स्टेट पीसीएस होते हैं, उनके अधिकारियों को चुनने के लिए हमने पहले ही पढ़ा कि निष्पक्षता होती है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सुनिश्चित करता है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। हाँ, एक एलिजिबिलिटी होती है आपको नौकरशाही का हिस्सा बनने के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हो, उसका हिस्सा बनने के लिए, वहाँ का अधिकारी बनने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप प्रोसेस को फॉलो करके नौकरशाही का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी और आधार पर उसके साथ, किसी भी कैंडिडेट के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोग फ्री हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है ओवरऑल डेवलपमेंट, ताकि सभी लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, और हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये राइट भी मिलता है कि सभी को समान अवसर की समानता मिलेगी, सभी को इक्वल राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपना डेवलपमेंट करने के लिए, नौकरी के लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। अब जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको अलग अलग लेवल पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। 3 तरह के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, 3 तरह के सिविल सर्वेंट्स होते हैं। जो नंबर 1 है, जो पहला है, वो है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज। इसके एग्जाम्स आप देखेंगे जो यूपीएससी जो है कंडक्ट करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसको अखिल भारतीय सेवाएं कहेंगे। इसके अंदर आते हैं आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे आप आईएएस के नाम से जानते हैं, और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे आप आईपीएस के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही एक आती है, दूसरी आती है केंद्रीय सेवा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज। यहाँ पे भी 2 पोजीशंस होती हैं या 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं। भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिसे हम आईएफएस कहते हैं, और इसके साथ साथ भारतीय राजस्व सेवा यानी कि इंडियन कस्टम सर्विसेज, जिसे हम आईसीएस कहते हैं। जो आईएफएस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज अलग है, और एक और आईएफएस ऑफिसर होता है जो जिसे हम कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज अलग है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज अलग है, बट जो शॉर्ट टर्म है दोनों के लिए वो आईएफएस ही यूज होता है।
इनके अलावा जो तीसरा क्लासिफिकेशन है या जो तीसरा वर्गीकरण है इसका, ये है प्रांतीय सेवाएं, यानी कि प्रांतीय सिविल सेवा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे स्टेट पीसीएस। ठीक है, स्टेट पीसीएस हम इसे कहते हैं, यानी कि स्टेट प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। शॉर्ट फॉर्म में इसको पीसीएस कहा जाता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। आप इसको जो है कि पीसीएस नाम आपने सुना होगा, यूपीएससी के साथ इसको बहुत ज़्यादा जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि यूपीएससी सेंट्रल लेवल की सर्विसेज होती हैं और पीसीएस स्टेट लेवल की सर्विसेज होती हैं। इनमें रैंक्स का डिफरेंस होता है, जिम्मेदारियों का डिफरेंस होता है, और ऑफिसर की पोजीशन और पोस्ट का डिफरेंस होता है। जो प्रांतीय सेवाएं होती हैं, स्टेट सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे जो पीसीएस अधिकारी चुना जाता है, जो पीसीएस ऑफिसर चुना जाता है, वो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही काम करेगा। लेकिन यूपीएससी जिनको चुनता है वो ऑल ओवर दी इंडिया में कहीं भी काम करते हैं, उनको कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है, और वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि पूरे देश के लिए काम कर रहे होते हैं। और जो स्टेट पीसीएस के ऑफिसर्स होते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करते हैं, पर्टिकुलर स्टेट की सरकार के अंडर रह के काम करते हैं। तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो कि 3 पार्ट में बढ़ता है। पहला ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा सेंट्रल सर्विसेज एंड तीसरा स्टेट सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, ये 3 अलग अलग टाइप्स कह लो या प्रकार कह लो, ये 3 इनका क्लासिफिकेशन है। इसके साथ ही जो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा है, उसके लिए यूपीएससी एग्जाम लेता है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसके लिए यूपीएससी एग्जाम लेता है, और वो चयनित करता है, चूज करता है कैंडिडेट्स को, प्रोसेस को फॉलो करके। और राज्य में जो स्टेट्स होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, जिन लोगों को चुन रहा है, वो जिन लोगों को चुनता है, अधिकारी जिन्हें बनाता है, यानी कि आईएएस और आईपीएस, वो भी देश के अंदर किसी ना किसी स्टेट में ही काम करेंगे। तो होता क्या है कि ये जो आईएएस आईपीएस होते हैं, ये जो हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी होती है, उस ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं जो स्टेट पीसीएस होते हैं, उनका रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनको ये नहीं कह सकते कि वो रीढ़ है नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की एक तरीके से बैकबोन है। बैकबोन कौन कहलाते हैं? आईएएस आईपीएस, क्योंकि वो बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उसके अंडर उनके अंडर बहुत सारे काम और बहुत सारे एरियाज आते हैं। बल्कि स्टेट पीसीएस के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका जो दायरा होता है, उनकी उनकी जो बेसिकली उनका जो जुरिडिक्शन होता है, उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। आईएएस आईपीएस के साथ ठीक ऑपोजिट होता है। उनकी जिम्मेदारियां, उनके टास्क, उनका जो बाउंड्री है, उनका जो पूरा जुरिडिक्शन है, वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं। इसके साथ ही एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी को एक पर्टिकुलर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट सौंपा जाता है, जहां वो राज्य सरकार की देखरेख में काम करेगा। हालांकि वो चुना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोसेस से है, उसको यूपीएससी ने चूज किया है, यूपीएससी ने उसको सिलेक्ट किया और गवर्नमेंट को सौंप दिया कि आप इससे अब काम करवाइए। तो जब कभी भी कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी होता है, वो जिस जगह पर अपॉइंट है, जिस राज्य में अपॉइंटेड है, जिस राज्य में वो एक तरीके से अपनी सेवा दे रहा है, उस राज्य की सरकार द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, उस राज्य की सरकार की देखरेख में वो काम करता है। वहीं जो सेंट्रल सर्विसेज वाले ऑफिसर्स हैं, यानी कि आईएफएस एंड आईसीएस, इंडियन कस्टम सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवा, वो जो अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रह के काम करते हैं, यानी केंद्र सरकार के अधीन रह के काम करते हैं। वो केंद्र सरकार की देखरेख में काम करते हैं। अब क्या होता है कि हालांकि ये जो आईएएस आईपीएस हैं, इन अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है। केंद्र सरकार की सेवा में ये वापस भी जा सकते हैं, यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाले एम्प्लॉय हैं, स्टेट पीसीएस के अलावा जिनको यूपीएससी चुन रहा है, वो अधिकारी काम तो राज्यों में करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उनको केंद्र सरकारें अपने पास वापस भी बुला सकती हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकती हैं, उनको प्रमोशन दे सकती हैं, उनको उनकी जिम्मेदारियां बदल सकती हैं, उनको डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्री दी जा सकती है। तो ये सब चलता रहता है। केंद्र सरकार की सेवा में वो वापस तो जा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि केवल केंद्र सरकार ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। वो अधिकारी, वो ब्यूरोक्रेट्स जिनको यूपीएससी ने सिलेक्ट किया है और केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया है, उनके अगेंस्ट अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, अनुशासनात्मक एक्शन लेना है, अगर उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है,
कोई एक तरीके से देखा जाए तो उनकी कोई शिकायत की जाती है, तो उसकी सारी कार्यवाही का देख रेख और सारी जो जांच पड़ताल होगी वो केंद्र सरकार या यूपीएससी ही करेगी। उसके अंदर क्योंकि वो काम तो स्टेट गवर्नमेंट में कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगी, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। हाँ, उसको तत्काल प्रभाव से वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा या तो रिमूव करके कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जांच पड़ताल चलती रहेगी और उसकी पोजीशन पे किसी दूसरे अधिकारी को भेज दिया जाएगा। तो ये चलता रहता है। इसके साथ ही नौकरशाही एक ऐसा सिस्टम है, ब्यूरोक्रेट्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से सरकार की कल्याणकारी नीतियां लोगों तक पहुंचती हैं। यानी कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ब्यूरोक्रेट कौन है? ब्यूरोक्रेट्स वो अधिकारी हैं जो जो सरकार द्वारा बनाए गए नीति नियमों कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। उन अधिकारियों को ही नौकरशाही कहा जाता है। उन अधिकारियों का जो समूह होता है, जो सिस्टम होता है, वो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, और आम आदमी उन्हें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईसीएस के नाम से जानता है। मोस्ट ऑफन हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो अधिकारी हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनके पे बहुत सारी पावर्स होती हैं, ठीक है, लेकिन इनकी पावर के ऊपर लिमिटेशंस भी होती हैं। इनको कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट के पास होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की देख रेख में काम कर रहे हैं, तो ये अपनी मन मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारे एक्शंस और डिसीजंस ये अपनी मर्जी से लेते हैं अपने एरिया में, जहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में ये काम कर रहे हैं उस फील्ड में। लेकिन फिर भी बड़े एक्शंस के लिए, बड़े डिसीजंस के लिए इन्हें गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। गवर्नमेंट को रिपोर्ट किए बिना या अपने उच्च अधिकारी को, अपने हायर रैंक के ऑफिसर को इन्फॉर्म किए बिना ये काम नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इनको फ्री हैंड नहीं दिया गया है। बहुत से लोगों का ये सामान्य, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक एक एक्सपीरियंस है कि जो नौकरशाही है वो आम नागरिकों की मांगों और अपेक्षाओं के प्रति असंवेदनशील है। बहुत सारे लोगों को देश में ये लगता है, बहुत सारे, खास तौर पे जैसे ऑपोजिशन पार्टी हो गई या आम आदमी हो गया कोई, उनको ऐसा लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये सिर्फ मौज मार रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। इनके बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जो हमें डायरेक्टली दिखते नहीं है, लेकिन हमारी डेली लाइफ पर उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा होता है पॉजिटिवली। और ऐसा इसलिए हमें देखने में लगता है कि ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं और आम आदमी की जो मांगे हैं, जो उनके डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्री हैंड नहीं है इनके पास, ये इनको पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई है अपनी मर्जी से काम करने के लिए। हमने देखा ना कि ये गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, गवर्नमेंट इनको कंट्रोल कर रही है, तो जाने अनजाने, चाहते ना चाहते हुए इनको गवर्नमेंट के परमिशन और अप्रूवल की ज़रूरत हर काम में पड़ती है। तो ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, यानी कि पॉलिटिक्स पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है इनके काम में। ये भी महसूस किया जाता है कि दूसरी ओर बहुत अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप नौकरशाही को राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बना देगा, या फिर एक ऐसा एक ऐसी मशीन बना देगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा राजनीतिक या फिर पॉलिटिकली एक तरीके से देखा जाए तो पोकिंग की जाती है, इनको हर जगह पे रोका टोका जाता है। इसलिए क्या किया गया है कि नागरिकों के प्रति, आम आदमी के प्रति, क्योंकि इनको चुना किसके लिए जा रहा है, ये किसकी सेवा के लिए चुने जा रहे हैं? आम आदमी की सेवा के लिए। तो आम आदमी देश की जनता के लिए नौकरशाही की जवाबदेही बनाने के लिए, और नौकरशाही को आम आदमी के लिए और काम करने का मौका मिले, फ्री हैंड मिले, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं। समय समय पर बहुत सारे रूल, रेगुलेशंस और एक्ट्स लाए जाते हैं। जैसे कि आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक आंदोलन हुआ था देश में, और हर आम आदमी को ये अधिकार है कि वो किसी भी अधिकारी से, किसी भी नेता से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, आरटीआई। ऐसे एक्ट्स, ऐसे कानून और ऐसे नियम बना करके नौकरशाही को और ज़्यादा जवाबदेह बना दिया जाता है जनता के लिए। अब अगर किसी को लगता है कि कोई सिविल सर्वेंट उनके लिए काम नहीं कर रहा, तो वो आरटीआई के तहत उनसे जवाब मांग सकता है, पूछ सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। उन्हें सारी डिटेल मिल जाएगी कि वो अधिकारी क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, जो काम वो कर रहा है वो सही है, गलत है, फिर वो खुद जज कर सकते हैं। तो उससे भ्रम टूटता है लोगों का। बहुत सारे केसेस में हमें ऐसा देखने को मिला है कि जो जब आरटीआई लगाई जाती है, एलिगेशन कोई लगाया जाता है, तो वो बेबुनियाद निकलते हैं, झूठे निकलते हैं, या फिर उनका कोई औचित्य नहीं रहता है, उनकी कोई एक तरीके से देखा जाए तो वो सही नहीं होते हैं। इस तरह से ब्यूरोक्रेसी देश में काम कर रही होती है और ब्यूरोक्रेसी का ये रोल होता है। तो ये टॉपिक इतना ही था।
यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। हम समझ चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, हम समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास क्या अधिकार होते हैं, राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होते हैं, और यही तीनों बॉडीज मिलकर के कार्यपालिका बनाती हैं। और यही हमारा चैप्टर था। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, जो कि है चैप्टर 5। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।